प्रश्नावली 6.2 और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है ये देखिए अभी आप। आकृति हमें दी हुई है, x और y के मान ज्ञात कीजिए, है ना। x कहाँ पर दिया है, ये वाला x है यहाँ पर, ये x का मान ज्ञात करना है और y का मान मतलब ये इधर दिया हुआ है, ठीक है। इतनी बातें यहाँ पर दी हुई है। और फिर दर्शाइए कि AB और CD क्या है, समांतर है। कितनी बातें दी है, एक तो x का मान ज्ञात करना है और एक y का मान ज्ञात करना है और AB और CD दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर है। ये 3 बातें हमें प्रूफ करना है यहाँ पर, ये मान ज्ञात करना है और ये सिद्ध करना है कि ये दोनों रेखाएं समांतर है। और ये याद रहे कि ऐसा चिन्ह जब भी दिखे तो आप समझना कि ये काय का चिन्ह है, समांतर का चिन्ह है, ठीक है। चलिए, पहली बात तो ये है कि यहीं पर डायग्राम में ही आपको ये देखना है, समझना है कि इस क्वेश्चन को प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है ना। यहीं पर देखना है इसको कि भाई x का मान कैसे ज्ञात किया जा सकता, y का मान कैसे ज्ञात किया जा सकता, कौन सा तरीका हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो समझने के लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ फिर से। एक तो ये AB है और एक रेखा दी हुई है CD। वैसे तो समांतर दिखाई दे रही, लेकिन हमें नहीं मालूम कि ये समांतर है या नहीं है, ठीक है ना। और ये एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, इसको कहाँ पर, ये दोनों बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर और यहाँ पर। इसका नाम तो दिया नहीं है, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि ABCDEF नाम दे देता हूँ, EF नाम दे देता हूँ, ठीक है। और जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं इनके भी नाम दे देता हूँ मैं। इसका नाम EF P और Q दे देता हूँ इसका नाम, ठीक है ना। P और Q पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब देखिए, एक कोण तो यहाँ पर 50 डिग्री का दिया हुआ है और दूसरा कोण दिया हुआ है इधर 130 डिग्री का, है ना। ये वाला कोण कितने डिग्री का दिया है, 130 डिग्री का। और अब ये वाला कोण ज्ञात करना है आपको और ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये दोनों कोण ज्ञात करना है। ये x लिखा है यहाँ पर, एक y लिखा है। क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है भाई, आपको नहीं मालूम कि ये दोनों समांतर है या नहीं है, ठीक है। क्या किया जा सकता, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर इस कोण को ज्ञात करने के लिए कौन सा तरीका दिख रहा है, कुछ समझ में आ रही क्या बात। ऐसी कुछ स्थिति समझ में आ रही है ना कि एक लाइन है और इस रेखा पर एक कोण इस प्रकार से यहाँ पर कोण बना हुआ है, ये वाला कोण। तो आपको इतना मालूम है ना कि ये दोनों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है ना। तो ऐसे आपको यहाँ पर लॉजिक लगाना है कि ये क्या हो गए, रेखिक युग्म हो जाएंगे। दूसरे कलर यूज कर रहा हूँ मैं। ये क्या हो जाएगा, रेखिक युग्म हो जाएगा और दोनों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। तो उसकी मदद से आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। हो गया क्या मान ज्ञात। अब सोचना है कि ये भाई y का मान कैसे ज्ञात होगा। बिल्कुल आसान काम है। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये इसी प्रकार से अगर आपको इसकी जरूरत है तो ये भी दोनों कोण बराबर हो गए। ये भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने सिर है कि नहीं इनके, इसका सिर इधर है, इसका सिर इधर है, तो दोनों शीर्षाभिमुख कोण इस प्रकार से हो गए। तो ये 130 का है तो ये भी 130 का होगा। चलिए ठीक है, आपको ये वाला कोण पता चल गया और ये वाला भी कोण पता चल गया। ये वाला कोण और ये वाला कोण अगर बराबर हो जाए तो दोनों रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। क्यों, क्योंकि दो रेखाओं को तीसरी रेखा अगर प्रतिच्छेद करती है तो इसके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण है। समांतर दिखाने के लिए, ये दोनों रेखाओं को समांतर दिखाने के लिए आप एकांतर कोण का भी उपयोग कर सकते हैं और संगत कोणों का भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए टाइम जरूर लग रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। फिर इसके बाद में इस एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो चाहे कहीं का भी क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन बनेंगे। कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और क्वेश्चन को रट लिया तो फिर केवल एक ही क्वेश्चन बनेगा जिसको आपने रटा है। तो चीजें आपको समझना है हमेशा। भाई समांतर कभी भी दुनिया में कोई भी दो रेखाएं समांतर दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, उसका हमारे पास में तरीका है। या तो एकांतर कोण बराबर दिखा देंगे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, या तो फिर ये वाला भी कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण है। यदि किसी डायग्राम में आप ये दोनों कोणों को दिखा सकते हैं तो ये भी एकांतर कोण है, उससे भी आप इस दोनों को समांतर दिखा सकते हैं। संगत कोणों की भी मदद ले सकते हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर है तो ये कोण कैसे है, संगत कोण है, तब भी आप समांतर बोल सकते हैं। समांतर दिखाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। ये वाला कोण और ये वाला कोण भी संगत है,
इससे भी दिखा सकते हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण भी संगत है, इससे भी आप समांतर दिखा सकते हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण भी संगत है, तो ये भी दोनों अगर कोण बराबर रह गए तो भी समांतर, मतलब कोई भी एक कारण ले लेना आपको, तो उससे आप समांतर दिखा सकते हैं। समांतर दिखाने के लिए हमारे पास में बहुत सारे तरीके हैं। तो देखिए हमने क्या है, यहाँ पर बातों बातों में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया ना। बस यही तरीका होता है, जब भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन पढ़ा, डायग्राम देखा, क्या क्या दिया है, क्या क्या ज्ञात करना है, और वहीं पर देखो कि कहाँ से कैसी ज्ञात कर सकते हैं आप। यहीं पर आपका पूरा भूमिका बन जाना चाहिए, ठीक है ना, भूमिका यहीं पर बन जाना चाहिए आपकी। देखिए हमने यहाँ पर ये बोला कि माना ए बी तथा सी डी, दो रेखाएं है ना, दो रेखाएं, रेखाओं को तिर्यक रेखा, कौन सी तिर्यक रेखा, इसका नाम नहीं दिया तो नाम दे दो आप इसका, ई और एफ नाम दे देता हूं, ठीक है। तिर्यक रेखा ई एफ क्रमशः का मतलब क्या होता है, क्रमानुसार। पहले इधर ए बी लिखा है ना, तो ए बी को कहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये पी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, और यहां पर क्या है, क्यू बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। क्रमशः पी तथा क्यू बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। इन पर क्या करती है, ये प्रतिच्छेद करती है। इतनी बात समझ में आ गई क्या। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अच्छा खासा काम था, पूरा डायग्राम भी दिया था, तो नाम देने की क्या जरूरत थी। भाई हमें कोनों की बात करना है ना, तो जब तक पूरे कोनों के नाम नहीं रहेंगे तब तक हम नाम कैसे दिखाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि ये कोन को दिखाना है, तो ए पी ई ऐसा बोलना पड़ेगा कि नहीं इसको, इसलिए उसको कोनों को दिखाना जरूरी था। अब हमने क्या किया, सारे नाम दे दिए, नामकरण कर दिया। अब हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। कोण ए पी ई प्लस कोण ए पी क्यू, कोण ए पी और क्यू, दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। आगे बात समझ में। अब ए पी ई का मान कितना है, 50 डिग्री है, 50 डिग्री है, प्लस कोण ए पी क्यू का मान कितना है नहीं मालूम, एक्स दिया हुआ है तो एक्स लिखे ही देते हम, एक्स है, और बराबर से कितना हो गया, 180 अंश हो गया, ठीक है ना। कितना आसान काम है। अब देखिए 50 जाएगा उधर, और जब भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो उसका क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा। तो ये हो गया 130 डिग्री, 180 में से 50 को माइनस किया तो 130 डिग्री हो गया, और जहाँ पर अपना मान आ गया इसलिए यहाँ पर इसलिए लगा देंगे, और जो मान है अपना आंसर है उसको हाईलाइट करते हुए चले। जो जो पूछा गया है उसको हाईलाइट ऐसा बॉक्स बना के हाईलाइट कर दो आप। तो आपको तो ये पता चल गया कि इस कोण का मान कितना है, 130 अंश, ये कोण का मान पता चल गया, ये काम हो गया अपना। क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये दोनों का योगफल 180 अंश क्यों है, तो ये बात लिखना बहुत जरूरी है। क्यों है, क्योंकि रेखिक युग्म है। क्या है, रेखिक युग्म के कारण ये क्या है, 180 अंश होता है, ठीक है। चलिए अब पुनः अब दूसरा काम करते, एक काम तो हो गया, पुनः अब इस कोण को ज्ञात करते हैं हम। तो आपको मालूम है कि ये कोण और ये कोण बराबर हो गए, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो कौन सा कोण, कोण पी क्यू डी, कोण पी क्यू और डी, और बराबर से ये वाला कोण सी क्यू और एफ, सी क्यू और एफ। याद रखना जिस कोण को दिखाना है वो बीच में लिखना चाहिए आपने। देखिए क्यू, इधर से सी क्यू और एफ, जो ये वाला कोण बन रहा है ना, ये क्यू, इसको बीच में लेना है, तभी तो कोण को दिखा पाएंगे आप, है ना। ऐसा ये क्या था, यहाँ पर क्यू था। चलिए ये दोनों क्यों है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख
शीर्षाभिमुख कोण। ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। अच्छा, पी क्यू डी का मान कितना है? पी कहा गया? पी क्यू डी, ये है पी क्यू और डी, पी क्यू डी, इसका मान है y डिग्री बराबर से सी क्यू एफ का मान कितना है? ये यहाँ पर कितना लिखा है? 130 अंश, 130 अंश। और इसका मान ज्ञात करना था, इसलिए इसको भी हाईलाइट कर दो। हो गया ना, दो तो काम हो गए अपने। आसान काम है कि नहीं? बस ढूंढना है वहीं पर। कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको क्या करना है? ए बी समांतर है सी डी, ऐसा दिखाना है आपको। ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे? एकांतर कोण है ना। कोण ए पी क्यू इज इक्वल टू कोण पी क्यू और डी, कोण पी क्यू डी। ये क्या है? एकांतर कोण है। ठीक है ना? ये क्या है? दोनों एकांतर कोण है। जब ये एकांतर कोण होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण होगा, तो ये क्या होगा? ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या होगी? समांतर रेखा होगी। और ई एफ क्या करेगी? इसको तिर्यक रेखा क्यू पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करेगी। अतः रेखाएं कौन सी? ए बी व सी डी क्या होगी? समांतर होगी तथा ई एफ क्या रहेगी? तिर्यक रेखा रहेगी। तिर्यक रेखा होगी। तो यही तो सिद्ध करना है हमें, है ना? आपको ये सिद्ध करना था कि ये और ये रेखा क्या है? समांतर होगी। बड़ा सिंपल काम है। समांतर दिखाने के लिए, ये दोनों समांतर है ऐसा दिखाने के लिए आपको एकांतर कोण को बराबर दिखाना जरूरी है। और हमने यहाँ पर दिखा दिया कि ये कोण कैसे एकांतर कोण है और इसका मान कितना है? 130 डिग्री है, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है ना? चाहो तो कैसे पता चला? तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आप यहाँ पर लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से, है ना? न भी लिखे तो चलेगा काम। ठीक, हमें मालूम है कि इसके मान इतने हैं। तो देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट करते हुए जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन। आकृति में ए बी समांतर है सी डी के। देखिए, ये वाली रेखा और ये रेखा कैसी है? समांतर है। चलिए ठीक है, हो गया यहाँ पर बात क्लियर। सी डी समांतर है ई एफ के। जो ये सी डी है ना, वो किसके समांतर है? ई एफ के समांतर है। चलिए ठीक है। y अनुपात z, इसका जो अनुपात है 3:7 का है। y का इसका और z का इसका अनुपात कैसा है? 3:7 है। चलिए ठीक है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है हमें, इसका मान यहाँ पर ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? पहले तो थोड़ा सा ये बात यहाँ पर लॉजिकली हम समझ लेते हैं। ये और ये क्या हो गया? b, और ये क्या हो गया? c, और ये क्या हो गया? d। और इसी प्रकार से और एक लाइन है जिसका नाम e और f है। e और ये क्या हो गया? f हो गया। और एक तिर्यक रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है। और ये वाला कोण है x, ये वाला कोण है y, ये वाला कोण है y, और ये वाला कोण कौन सा है? z। अभी आप यहाँ देखना, यदि मान लिया जाए ये एक रेखा है और एक रेखा ये है, दोनों कैसी है? समांतर है। दोनों कैसी है? समांतर है। तो जब ये दोनों समांतर है और ये वाली इसकी एक तिर्यक रेखा है, तो इसके ये वाले कोण के बराबर ये वाला कोण होगा कि नहीं होगा? सही है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण है, इसका मतलब ये जेड है तो ये भी क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक। अच्छा, अब y और z ये दोनों का योगफल कितना होगा? तो आप बोलेंगे 180 अंश होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? रेखिक युग्म है। ये वाले दोनों रेखिक युग्म है, और रेखिक युग्म का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। तो आपको इसका योगफल भी मालूम है और इधर अनुपात भी दिया है, तो इसकी मदद से आप y और z का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? y और z का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आपने z का मान ज्ञात कर लिया,
तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, संगत कोण होगा। इसका मतलब z का मान x के मान के बराबर होगा और x का ही मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सारी चीजें, एक भूमिका जो होती है कि भाई कैसे ज्ञात करेंगे, यहीं पर देखना है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि मैं जिस डायरेक्शन में चला उसी डायरेक्शन में आप भी चलो। आपके दिमाग में और कोई विचार आता है कि हम ऐसा नहीं ऐसा करें, तो उससे भी आप कर सकते हैं। भाई आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि ये वाला और ये वाला क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, तो आपने इसको भी क्या कर दिया, x कर दिया। ठीक, आपने क्या किया, यहां पर z का मान ज्ञात कर लिया और आप देखेंगे कि ये और ये कोण कैसे है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ऐसे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। जो आपके मन में विचार आए, बस विचार सही होना चाहिए, ठीक है ना। और विचार सही तब होगा जब आपने बेसिक अच्छे से पढ़ा है। इसका बेसिक हमने इससे पहले वाले वीडियो में कवर किया था, उस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखेंगे, एक एक चीज़ वहाँ पर हमने स्पष्ट की थी। तो उस बेसिक को समझिए, तो उसके बाद में एक्सरसाइज को सॉल्व करना तो और आसानी से आपको समझ में आने वाली। ध्यान देना इधर, पहली बात तो दिया है, क्या दिया है, y का और z का अनुपात कितना है, 3:7 है, ठीक है ना। तो हम एक काम करते ना, दिया है y अनुपात z बराबर से कितना दिया है, 3:7 दिया है। आ गई बात समझ में। अनुपात का मतलब क्या होता है कि y बटे z है और इस इजिकल टू 3 है, तो ये 7 है। यदि y का मान 3 है तो z का मान कितना है, 7 है। यदि y का मान इसका दुगुना कर दिया या 6 है तो इसका मान कितना होगा, 14 होगा। ये अनुपात का मतलब होता है, जितना गुना ये रहेगा उतना ही गुना ये रहेगा, ये अनुपात का मतलब होता है। देखिए ओवरऑल हमारे पास में क्या दिया है, y डिवाइडेड बाय z इजिकल टू क्या दिया हुआ आपके पास में, 3/7 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि y का मान 3 है तो z का मान कितना होगा, 7 होगा। y का मान अगर डबल कर दिया 6 हो गया तो इसका भी डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसका अगर 3 गुना करेंगे तो इसका भी 3 गुना करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अनुपात का तो मतलब यही है ना, ये जितना होगा उसी अनुपात में y का भी मान उतना होगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इसका अनुपात 3:7 है, ये 3 1 से होगा तो ये क्या होगा, 7 1 से होगा। क्लियर है ना। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि माना कि y का मान अभी क्या है, 1 से यहाँ पर दिया हुआ ऑलरेडी कौन दिया, तो 1 की जगह हम क्या कर देते, k मान लेते। तो y का मान कितना है, 3k तथा z का मान कितना है, 7k होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, आपको मालूम है कि ये दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके प्रतिच्छेद बिंदुओं के नाम भी दे देता हूँ मैं, इसका नाम P दे देता हूँ, इसका नाम Q दे देता हूँ और इसका नाम R दे देता हूँ। आप क्या बोलेंगे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। तो CQR कोण CQR, पुनः ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, QRF, QRF, ये वाला कोण। ये दोनों कोण कैसे हो गए, बराबर हो गए। क्यों बराबर हो गए, क्योंकि ये कोण कैसे है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। अब आप ये देखिए कि QRF का मान कितना दिया आपको, Z दिया हुआ है, तो कोण CQR इजिकल टू भी क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, और इसको आप दे दो समीकरण 1। ओवरऑल आपके पास में पता चल गया कि ये वाले कोण का मान कितना है, Z है। अब इस कोण का और इस कोण का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। अब कोण कौन सा, ये वाला कौन सा, ये वाला कोण कौन सा है, PQC, कोण PQC प्लस कोण CQR, ये दोनों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है। ठीक है, जब रैखिक युग्म है तो इसका मान क्या है, PQC का मान कितना है, PQC का मान कितना है, कहा गया PQC, इसका मान है y,
और प्लस इसका मान सी क्यू आर का मान कितना है, जेड है, ठीक है ना, इसका मान कितना है, जेड है, और इजिकल टू कितना हो गया, 180 अंश हो गया, ठीक। अच्छा, y का मान कितना माना था आपने, या तो आप ऐसा करिए समीकरण 1 इसको दे दीजिए, समीकरण 2 इसको दे दीजिए। y का मान कितना है समीकरण 1 से 3k, और z का मान कितना है 7k, और इजिकल टू 180 डिग्री, और यहाँ पर हमने लिखा समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से हमने क्या किया, मान रख दिया। 3k और 7k कितना हो गया, 10k, 10k इजिकल टू 180 डिग्री, तो k इजिकल टू हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 10, और 0 से 0 कैंसिल, तो k का मान कितना आ गया, 18 डिग्री। k का मान आया अभी, हालांकि ये हमसे पूछा नहीं था, k का मान हमसे पूछा नहीं था। अब k का मान समीकरण 1 में रख दो आप, समीकरण 1 में रखने पर, अच्छा समीकरण 1 में रखेंगे तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा, y इजिकल टू 3k है, बराबर से 3 गुणित 18, ये जो k का मान आया है, तो 18 3 54 हो गया ना, तो y इजिकल टू कितना हो गया, 54 डिग्री हो गया, ठीक। और इसको हाईलाइट कर देते हम, और 1 से इजिकल टू कितना हो जाएगा, z इजिकल टू कितना हो जाएगा, z इजिकल टू 7k, तो k का मान यहाँ पर रखेंगे तो 7 इंटू 18, तो 7 8 56 के 6 5 और 7 और 5 12, तो ये कितना हो जाएगा 126 डिग्री। जेड का भी मान यहाँ पर आ चुका है। लेकिन मज़े की बात यह है कि न तो वाई का मान पूछा था हमसे, न तो जेड का मान पूछा था। हमें मान किसका पूछा था, एक्स का मान पूछा था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक्स का मान कैसे आएगा भाई यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि ए बी और सी डी कैसे है, समांतर रेखा है, समांतर है ना। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, एकांतर कोण है। चूंकि रेखा ए बी समांतर है सी डी के, ये क्या दिया है ना हमें, तब कोण ए पी क्यू बराबर से क्या हो जाएगा, ये वाला कोण पी क्यू डी, कोण पी क्यू डी। और कोण ए पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 1 डिग्री, तो 1 से बराबर से क्या हो जाएगा, कोण पी क्यू डी। मतलब आपके पास में ये पता चल गया कि ये वाला भी कितना है, 1 डिग्री कोण है। अच्छा, पुनः आपको ये मालूम है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा होता है, बराबर होता है। तो कोण पी क्यू डी बराबर से ये वाला कोण कौन सा है, सी क्यू आर, कोण सी क्यू आर। अच्छा, कोण सी क्यू आर का मान कितना है, जेड है ना, और कोण पी क्यू डी, और पी क्यू डी का मान कितना है, 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री इक्वल टू जेड का मान कितना हो गया, जेड का मान पहले से निकाला ना, 126 डिग्री, 126 डिग्री, और ये मान हमें ज्ञात करना था। तो इसको आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद में फिर इसको और एक बार हम समझते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में। ये ऐसा है, शॉर्ट में डायग्राम बना रहा हूँ। आपको मालूम है कि ये वाला कोण कितना दिया हुआ है, 1 डिग्री दिया है, और साथ ही साथ में ये वाला कोण दिया है y डिग्री, और ये वाला कोण कितना दिया है, ये दिया है क्या, जेड नहीं, ये गड़बड़ हो गई ना, y डिग्री कौन सा दिया है, ये वाला दिया है y डिग्री, और कौन सा दिया है, ये इधर वाला z डिग्री दिया है ना कोई, ये वाला z डिग्री दिया है, ये वाला क्या दिया है, z। आपको मालूम है, बड़ा सिंपल है। देखिए, ये रेखा और ये रेखा कैसी है, समांतर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, एकांतर कोण हो गया। एकांतर कोण हो गया मतलब ये क्या हो गया, जेड हो गया। आ गई बात समझ में। ये दोनों का योगफल कितना है, 180 अंश है, तो y और z का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। y और z का मान रख दिया मैंने, मान रख दिया तो k का मान निकल गया। k का मान हमने y और z में रख दिया, तो ये सारे मान हमारे पास में आ चुके हैं। कहने का मतलब z का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया, लेकिन निकालना किसका है, निकालना किसका है, x का मान निकालना है। आपको मालूम है कि ये क्या है, z है, हाँ ये z हमारा आ चुका था यहाँ पर, है ना। अब आपको ये मालूम है कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा कैसी है, समांतर है।
तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो ये कोण और ये कोण बराबर है क्योंकि एकांतर कोण है और ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो x का मान z के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए जरा। आकृति में यदि AB समांतर है CD के, देखिए एक तो ये AB है और इसके समांतर है CD के, चलिए ये हो गया समांतर। EF लंब है CD पर, ये जो EF है ना ये CD पर लंब है। लंब का मतलब क्या होता है, लंब का मतलब क्या होता है कि ये 90 अंश का कोण है ना, ये क्या है 90 अंश का कोण। याद रखना कि इस रेखा पर अगर ये लंब होता है तो ये कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो फिर इधर वाला भी कोण कितने अंश का होगा, ये भी 90 अंश का होगा। क्यों, क्योंकि पूरा 180 अंश, तो इधर 90 तो इधर भी 90, दोनों इधर 90-90 होगा। चलिए आगे देखते हैं, इतनी बात हमें समझ में आ गई। और कोण GED कहा गया, GED ये वाला कोण GED, ये वाला कोण कितने अंश का है, 126 अंश का है। इतनी भी बात हमें समझ में आ गई। तो कोण AGE, AG और E, ये वाला कोण ज्ञात करना है भैया, ये वाला कोण ज्ञात करना है, बस ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है। और GEF, देखिए एक तो ये वाला कोण ज्ञात करना है, और GEF ये वाला भी कोण ज्ञात करना है। जो कोण ज्ञात करना है उसको रेड कलर दे देता हूं मैं, ताकि पूरी बातें स्पष्ट रहे, तो अपन बड़े आसानी से देख पाए। ये वाला भी कोण ज्ञात करना है, ये वाला भी कोण ज्ञात करना है। अच्छा FGE, तो ये वाला भी कोण ज्ञात करना है हमें, ये वाला, इतने कोण ज्ञात करना है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि कौन से कोण को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचिए उसमें कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ये ऐसी सिचुएशन है, अलग बना देता हूँ तो मेरे ख्याल से वहाँ पर ज़्यादा बातें स्पष्ट होगी, क्योंकि अपन इसमें काला पीला कर सकते हैं ना सब। ठीक है। ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है, और ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है। और आपको दिया कौन सा है, तो उसको ये कर देता हूँ मैं, 126 डिग्री का ये दिया हुआ है। आपको मालूम है कि ये वाला कोण कितने अंश का है, 90 अंश का। आई बात समझ में, ये कोण कितने अंश का है, 90 अंश का है। तो और ये पूरा कितना है, 126 अंश का है। आ गया क्या क्लियर। ये पूरा कोण 126 अंश का है और ये कोण 90 अंश का है, तो 126 में से 90 को माइनस कर दो ना, तो ये वाला कोण आ गया। कोई समस्या, क्लियर। अच्छा सही है ना भाई। ये पूरा कोण 126 अंश का, 126 अंश का, और इतना कोण कितना है, 90 अंश का है। तो 126 में से 90 को माइनस कर दो, तो ये वाला कोण पता चलेगा ही नहीं, ये चल गया पता। चलिए ठीक है, ये वाला कोण पता चल गया हमें। ये वाला कोण कितने अंश का होगा, ये वाला कोण कितने अंश का होगा, बताना जरा। ये दोनों जब समांतर है, ये दोनों समांतर है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण होगे कि नहीं होगे, ये तिर्यक रेखा बन गई कि नहीं इसकी। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 बराबर हो गए, तो ये 90 अंश का है, तो ये भी कितना होगा, 90 अंश का होगा। ठीक है। तो आपको ये भी पता चल गया, ये 90 अंश का कोण हो गया, और ये वाला भी कोण पता चल गया, 90 और 26 36 अंश का हो गया। ठीक। अब ये वाला कोण कितना होगा भाई, ये वाला कोण देखिए, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा कैसी समांतर है, और ये कैसी हो गई, इसकी तिर्यक रेखा हो गई। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा कि नहीं होगा, एकांतर कोण है ये। ठीक है ना। तो ये कोण कैसे हो गए, एकांतर कोण हो गए और बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। तो अब पूरा क्वेश्चन हम मेरे ख्याल से समझ चुके हैं, अब सॉल्व करना इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला काम तो ये है कि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि ये वाला कोण कितने अंश का है, 90 अंश का कोण है। क्यों, मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि एफ ई लंब है किस पर, सी डी पर, है ना। ये दिया भी तो है,
एफ ई लंबा है सी डी पर, है ना, ये क्या है, दिया है, दिया है, बिल्कुल सिंपल काम, यही से स्टार्ट करते हैं हम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोण एफ ई डी, कोण एफ ई डी बराबर से कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक। और ये वाला कोण तो हमें ज्ञात करना है। आपको मालूम है कि ये वाला कोण दिया हुआ है, कौन सा कोण दिया है, जी ई डी, जी ई डी बराबर से कितना दिया हुआ है, 126 डिग्री, कोण जी ई डी, है ना। या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण कितना होगा, दोनों का योगफल कितना होगा, ये पूरे कोण के बराबर होगा। तो हम यहां पर लिख देते हैं कि कोण जी ई एफ, कोण जी ई एफ प्लस कोण एफ ई डी, कोण एफ ई डी और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण जी ई डी, जी ई डी। नहीं आई बात समझ में? मैंने यहाँ पर ये लिखा कि ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण दोनों का अगर योगफल किया जाए तो इतना होता है, सिंपल सा काम है, यहाँ पर कोई ऐसा कोई खास रूल लगा नहीं है ना। अच्छा, जी ई एफ का मान कितना है, जी ई एफ का मान तो हमें नहीं मालूम, कोण जी ई एफ प्लस जी एफ डी का मान कितना है, जी एफ डी का मान कितना है, सॉरी एफ ई डी का मान कितना है, एफ ई डी का मान 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। इसको चाहो तो आप इक्वेशन फर्स्ट दे देना, और इज इक्वल टू जी ई डी का मान कितना है, 126 डिग्री, इतना हो गया। ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोण जी ई एफ इज इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। मतलब कोण जी ई एफ, ये इसका मान इतना आ चुका है, हो गया। ये वाला मान ज्ञात करना था तो एक मान तो आ गया, जी ई एफ का मान आ गया, इतना मान आ चुका। अब ये दो मान ज्ञात करना है हमें। अब देखिए, एक मान ए जी ई और एफ जी ई, एफ जी और ई, एफ जी, अच्छा ये वाला मान ज्ञात करना था यार, ये वाला मान थोड़ी ज्ञात करना था, ठीक है ना। एफ जी ई, एफ जी ई, ये वाला मान नहीं ज्ञात करना था, ये वाला मान ज्ञात करना था, ठीक, गड़बड़ कर दी थी उसमें, ये वाला मान ज्ञात करना था, ध्यान देना इधर। आपको मालूम है ना कि ये दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर है, और ये वाली रेखा क्या है, इसकी तिर्यक रेखा है तिर्यक रेखा। ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा होगा, एकांतर कोण होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आपको मालूम है कि ये और ये समांतर रेखा है और ये इसकी तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जी कौन सा ए बी और सी डी क्या है, समांतर है। यहाँ ए बी समांतर है सी डी के, तथा ये वाली तिर्यक रेखा इसको क्या कर रही है, काट रही है। जी ई क्या है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, ये क्या बन गई, तिर्यक रेखा बन गई। और जब तिर्यक रेखा है तो इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, एकांतर कोण होगा, और दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसलिए कोण ए जी ई, कोण ए जी ई इज इक्वल टू ये वाला कोण कितना, कोण जी ई डी, कोण जी ई डी, ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। अच्छा, जी ई डी का मान तो दिया हुआ है ना, जी ई डी का मान 126 डिग्री दिया है, क्यों, क्योंकि ये एकांतर हो गए, एकांतर कोण हो गए, ठीक है। अच्छा, कोण ए जी ई और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मान कितना है, 126 डिग्री दिया हुआ है, तो एक मान ये आपके पास आ चुका है, ये वाला भी मान आ चुका है। अब केवल ये वाला मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करके बताना जरा, हमने पहले ये इसको ज्ञात कर लिया था, गलती से कर लिया था, ये वाला मान ज्ञात करना था। तो इसका और इसका योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा, और इसका मान मालूम है तो इसका मान ज्ञात हो जाएगा ना। देखिए पुनः
कोण ए जी ई प्लस कोण एफ जी और ई, एफ जी और ई दोनों का योगफल कितना होगा 180 अंश होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कोण ए जी ई का मान कितना है? कोण ए जी ई का मान हमने पहले ज्ञात कर लिया, तो ये कितना है 126 डिग्री है, 126 डिग्री है प्लस कोण एफ जी ई बराबर से कितना है 180 अंश है। आगे बात समझ में, ये जाएगा उधर तो बचेगा कोण एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126 डिग्री, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 4 और ये 3 और ये हो जाएगा 5 54 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कोण एफ जी ई इज इक्वल टू 54 डिग्री ये यहाँ पर आ चुका है। क्लियर? फिर से और एक बार बिल्कुल 60 में, बिल्कुल 60 में देखना, ये समांतर है, ये इस पर लंब है और ये इसकी एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। आपको ये दिया हुआ है कि इसका मान कितना है 126 डिग्री और ये वाला कोण 90 अंश। ये पूरे में से 90 को माइनस किया तो ये वाला कोण आ गया, ये आ चुका है कितना 36 डिग्री। इसका मान ज्ञात करना था तो हमने ज्ञात कर लिया। इसका भी मान ज्ञात करना था तो ये और ये रेखा समांतर है, हमें दिया हुआ है, और ये क्या है इसकी तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा बराबर होगा, तो ये 126 तो ये 126, देखिए ये आ गया। ऐसा आपको सोचना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हल करते हुए जाना आपको। अब देखिए ये वाले कोण का, ये वाला कोण ज्ञात करना है आप, इसका और इसका योगफल कितना होगा 180 अंश होगा। तो ये 126 है तो 180 में से 126 को माइनस करेंगे तो 54 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। आकृति में पी क्यू और एस टी क्या है समांतर है। देखिए मैं फिर से दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। उसमें हम समझेंगे, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है ये, है ना। पी और एक तो क्या है क्यू है, ये यहाँ पर क्या बना है क्यू बना हुआ है। पी क्यू और एस टी कहाँ पर है, तो ये इधर का ये एस टी बना हुआ है, एस टी है ना, एस टी ये टी है और ये यहाँ पर क्या है एस है ना, तो सॉरी ये क्या है यहाँ पर एस है। ऐसा हो गया डायग्राम। अच्छा, इसके साथ में कोण पी क्यू आर कहा गया, पी क्यू और आर कहाँ पर है भाई, ये आर मतलब ये इधर इनने क्या किया, ये इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ाया, इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ा दिया और ये यहाँ पर आर नाम दे दिया। पी क्यू आर ये वाला कोण कितना दिया है 110 अंश का यहाँ पर दिया हुआ है, 110 अंश का। अच्छा, आर एस टी 130 डिग्री, ये वाला कोण कितना दिया हुआ है 130 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है, 130 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है, 130 डिग्री। ठीक, अब क्या बोला है क्यू आर एस, ये वाला कोण ज्ञात कीजिए, क्यू आर एस ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। अब थोड़ा सा सोचिए कि कैसे ज्ञात किया जा सकता है। अब मज़ेदार बात यहाँ पर ये है कि आपको क्वेश्चन की हिंट भी दी है कि क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो इन्होंने बोला है कि बिंदु आर से, ये बिंदु आर है, आर से एस टी के समांतर, ये एस टी है ये वाला, इसके समांतर क्या करिए एक रेखा खींचिए। तो ऐसी एक रेखा खींचिए कि जो आर से होकर गुजरती है और इसके समांतर है। तो हमने क्या किया, एक रेखा यहाँ पर खींच दी। भाई यहाँ पर तो क्या है आपको मदद मिले इसलिए उन्हें हिंट दे के रखी है, जरूरी नहीं है कि हिंट मिले आपको एग्जाम में, है ना। इसके हिसाब से आप ये वाला कोण कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आप देखिए ध्यान देना इधर। आपको ये इतना दिया हुआ कि ये रेखा और ये रेखा कैसी है, समांतर है क्या समांतर, और ये वाली रेखा और ये रेखा क्या होगी, ये भी समांतर होगी। मतलब एक ही रेखा की समांतर रेखाएं क्या होती है, आपस में क्या होती है, समांतर होती है। इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि ये वाली रेखा, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या होगी, समांतर होगी। बात समझ में आई। फिर से, इस रेखा के समांतर ये रेखा और इस रेखा के समांतर ये रेखा, तो एक ही रेखा के समांतर रेखाएं क्या होती है, आपस में समांतर होती है। मतलब ये दोनों भी क्या होगी, समांतर होगी। आपको मालूम है कि ये रेखा को जैसे अगर आगे बढ़ा देता हूं तो ये क्या बन जाएगी, इसकी तिर्यक रेखा बनेगी कि नहीं तिर्यक रेखा। तो इसका ये वाला कोण 110 डिग्री का है, तो ये वाला भी कोण 110 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अच्छा,
ये वाली रेखा और ये रेखा कैसी है, समांतर है, और ये कैसी काट रही है, इसको तिर्यक रेखा काट रही है। ये वाला कोण 130 अंश का है, तो ये वाला भी कोण 130 अंश का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एकांतर कोण है, ये होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, आपको ये पता चल गया कि ये वाला कोण 110 डिग्री का, और ये वाला ये पूरा अंदर तक, ये यहाँ तक, ये भी और ये भी दोनों को मिला के कितना हो गया, 130 है, तो ये भी कितना होगा, 130 अंश का होगा। अब सिचुएशन बन गई ऐसी यहाँ पर, देखिए ये और ये, मतलब ए वाला कोण 130 अंश का और ए वाला कोण 110 अंश का, ये तो उलझ गए हम। हमें ये बीच का कोण निकालना है, ऐसा आ गया ये, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो इस कोण को मैं मान लेता हूँ 1 से मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ, 1 से मान लेता हूँ। आपने क्या किया, इस कोण को और इस कोण को क्या कर दिया, जोड़ दिया, जोड़ा, मतलब आपने क्या किया, इस कोण को जब लिया तब ये वाला कोण आ गया कि नहीं, और इस कोण को लिया तब भी ये कोण आ गया, मतलब 1 से कितने बार जुड़ गया, 2 बार जुड़ गया। इस 110 के अंदर ये 1 से भी है और ये भी है, इस 130 के अंदर ये भी है और ये 1 से भी है, जबकि तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। ये रैखिक मतलब एक ही रेखा पर बने, एक ही बिंदु, एक ही रेखा के किसी बिंदु पर बने कोण है, ये सभी का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। तो आपने क्या किया, 130 माइनस x, मतलब इतने कोण को जोड़ दिया। देखिए ये पूरा इतना है, इसमें से 1 को हटा दिया तो आपके पास में इतना कोण बचा कि नहीं, ये वाला कोण मिल गया इतना। फिर उसके बाद में ये वाला कोण कितना होगा, इतना कोण कितना होगा, 110 माइनस 100 होगा, और ये वाला कोण कितना है, 100 है, तो 100 को मैं यहाँ पर प्लस कर देता हूँ और इक्वल टू क्या हो गया, 180 अंश हो गया। नहीं, यही बात समझिए, ये वाला पूरा कोण 130 अंश का और ये वाला कोण कितना है, 100 डिग्री का। अब मैं क्या करता हूँ, ये 100 को कम कर देता हूँ, इसमें से ये पूरे में से 100 को हटा देता हूँ, तो ये वाला कोण पता चलेगा कि नहीं आपको, 130 में से 100 को हटा दिया, ये पूरा कोण कितना है, 110 अंश का, उसमें से मैं ये 100 को हटा देता हूँ, देखिए ये हटा दिया 100 को, तो आपको ये पता चल गया कि ये इतना कोण कितना है, इतना है, इतना कोण कितना है, इतना है, और फिर ये वाले भी कोण, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। भाई 100 को जोड़ना पड़ेगा ना फिर बाद में, इसकी मदद से 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसकी मदद से आप 100 का मान ज्ञात कर सकते हैं और वही क्या हो जाएगा, इस कोण की माप हो जाएगी। आगे बात समझ में, फिर से देखना, जरूरी नहीं है, ये तो एग्जाम में दिया भी जा सकता और नहीं भी दिया जा सकता ना, ये वाला तो दिया भी जा सकता, नहीं भी दिया जा सकता। तो हम क्या करते, फिर से डायग्राम बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, एक तो मैंने बना दिया पी क्यू, कौन सा, पी क्यू, टी, और ये क्या हो गया, क्यू हो गया, और दूसरा बना दिया मैंने एस टी, ये हो गया एस, और ये क्या हो गया, टी हो गया। और ये यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है, ठीक। क्वेश्चन को समझना आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में क्वेश्चन बनाए, अलग अलग तरीके से भी हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऐसा कर दिया, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, दोनों समांतर है क्या, समांतर, बिल्कुल समांतर है। इस रेखा को मैं क्या करता हूँ, आगे की ओर बढ़ा देता हूँ, ये देखिए आगे की ओर बढ़ा दिया मैंने, ठीक, बढ़ा दिया। अब देखिए ये रेखा और ये रेखा कैसी है, समांतर है, और इसकी ये क्या है, तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण 130 अंश का, तो ये वाला कोण कितने अंश का होगा, 130 अंश का होगा कि नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। बात समझ में आया ना, ये वाला तरीका आसान है। अच्छा, ये वाला, इस रेखा को आगे बढ़ाया हमने, तो ये वाला कोण और ये वाले कोण दोनों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। तो आप ये दोनों की हेल्प से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, ये दोनों का योगफल कितना होगा, 180 होगा, तो इसका भी मान ज्ञात कर सकते हैं, इस कोण का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया कि नहीं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश, तो उसकी मदद से आप ये वाला कोण ज्ञात कर सकते हैं। कितना आसान काम है, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, या पहले जैसा हमने डिस्कशन किया वैसा भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, बाद वाला तरीका यूज़ करते हैं, पहले वाला तरीका तो आपने बता ही दिया।
बाद वाला तरीका यूज़ करते हैं हम क्या करते हैं, पी क्यू को आगे की ओर बढ़ा देता हूँ मैं, इधर आगे की ओर बढ़ा देता हूँ। और कहाँ तक बढ़ा देता हूँ, पी क्यू आर भी हो गया, एस भी हो गया, टी भी हो गया, और इसका नाम पी दे देता हूँ मैं, नहीं पी तो हो गया ना, इसका नाम एक्स दे देता हूँ। ठीक, पी क्यू को एक्स तक किसके समांतर, एस टी के समांतर बढ़ाने पर है ना, आगे की ओर बढ़ा दिया हमने इसको। अब आपको ये पता चल गया कि अब P और X समांतर होगा किसके, एस टी के, तथा ये जो यस आर है ये क्या बनेगी, इसकी तिर्यक रेखा बनेगी। यस आर क्या बनेगी, तिर्यक रेखा होगी। ठीक, इसका नाम दे देता हूं मैं ये, इसका नाम ये दे देता हूं। आपको ये पता चलना चाहिए कि ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा होगा, बराबर होगा। मतलब कोण टी एस आर, तब कोण टी एस आर, ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन सा, क्यू ए एस, कोण बराबर है कोण एस ए क्यू, है ना, या क्यू ए एस, जैसा क्यू ए एस। ये दोनों कैसे है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये एकांतर कोण है, ये कैसे कोण है, एकांतर कोण है। ठीक, ये दोनों एकांतर कोण है। चलिए ठीक है, अब देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। कलर चेंज कर देता हूं मैं तो उससे क्लियर होगा। ये दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। पुनः अच्छा, जब एकांतर कोण है तो दोनों का मान कितना है, 130 अंश है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अच्छा ये कोण और ये कोण का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। कोण क्यू ए एस प्लस ये वाला कोण क्यू ए आर, कोण क्यू ए आर बराबर से कितना होगा, 180 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि रैखिक युग्म है, तो आपको क्यू ए एस का मान तो मालूम नहीं है, तो कोण क्यू ए एस जैसे कि वैसे लिख देता हूं मैं, प्लस क्यू ए आर, राइट, क्यू ए आर का मान इतना है, क्यू ए एस का मान तो कितना है, क्यू ए एस का मान 130 अंश है ना, तो इसका मान 130 अंश है ना, इसका मान 130 अंश है, और प्लस इसका मान क्यू ए आर जैसे कि वैसे है, इज इक्वल टू 180 अंश। ये उस साइड जाएगा तो कोण क्यू ए आर बराबर से हो जाएगा 180 माइनस 30, 130, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। कोण क्यू ए आर का मान आ गया। कहने का मतलब हमारे पास में ए वाले कोण का मान आया। अब इस कोण का मान ज्ञात कर लेते हैं हम। इस कोण का मान कैसे होगा, इसका और इसका योगफल कितना होगा, 180 अंश। पुनः पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर प्लस ये वाला कोण आर क्यू ए, ठीक है ना, कोण आर क्यू ए, दोनों का योगफल कितना होगा, 180 अंश। कोण पी क्यू आर का मान मालूम है क्या, पी क्यू आर का मान 110 है, पी क्यू आर का मान 110 डिग्री, प्लस क्यू आर क्यू ए इज इक्वल टू 180 अंश। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोण आर क्यू ए इज इक्वल टू 180 माइनस 110 और बराबर से कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। कोण आर क्यू ए, ये भी आ गया। जो नहीं पूछा था वो आया, और हम जा कहा रहे, ये त्रिभुज के लिए पहुंचना चाह रहे हैं ना, क्योंकि ये वाला कोण ज्ञात करना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण क्या है, तीनों का योगफल कितना होगा, 180 अंश। मतलब
कोण ए क्यू ए आर है ना, क्यू ए आर है ये, कोण क्यू ए आर प्लस कोण आर क्यू ए प्लस कोण क्यू आर एस बराबर से कितना 180 अंश। देखिए ध्यान देना इधर, क्यू ए आर ये वाला कोण आर क्यू ए ये वाला कोण प्लस क्यू आर एस ये तीनों का योगफल कितना है 180 अंश। क्यू ए आर का मान कितना है 50 डिग्री, आर क्यू ए का मान कितना है, आर क्यू ए का मान इधर निकाला हमने 70 डिग्री प्लस कोण क्यू आर एस बराबर से कितना 180 डिग्री, दोनों को का योगफल 120 डिग्री और प्लस कोण क्यू आर एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोण क्यू आर एस इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री और इक्वल टू 60, तो कोण क्यू आर एस इक्वल टू 60 डिग्री होगा। ठीक है ना, यही हमें ज्ञात करना था। तो देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आकृति में ए बी समांतर है सी डी के। देखिए ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या समांतर है, चलिए ठीक है। ए पी क्यू ये 50 डिग्री का है और ये 127 डिग्री का है ना, ये वाले भी दो मान हमें दिए हुए हैं। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात करना है ये वाला और y का मान ये वाला ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ये कैसी है, समांतर रेखा है। ये कैसी, इसको तिर्यक रेखा काट रही है। कौन सी काट रही है तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा इसको काट रही है ये वाली, ऐसी काट दी मान लिया जाए, ये वाली तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है ना, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा कि नहीं होगा, और एक तिर्यक रेखा इधर भी काट रही है, वो बाद में देखेंगे हम। आपको पता चल गया कि ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 127 डिग्री का है, तो ये वाला कोण भी कितना होगा 127 डिग्री का होगा पूरा कंप्लीट। और आपको ये वाला कोण मालूम है 50 डिग्री का, ये वाला ये इतना 50 डिग्री पूरा 127 डिग्री, तो ये वाला कोण पता चल जाएगा कि नहीं चलेगा, ये वाला कोण पता चल जाएगा। ये वाला कोण ज्ञात करना था तो y का मान ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए ये वाला कोण पता चल गया, ये वाला कोण पता चल गया। चलिए अब देखना, ये रेखा और ये रेखा कैसी है, समांतर है, और ये इसकी तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा होगा, एकांतर कोण होगा, तो इसके बराबर ये वाला कोण, ये भी आ गया ज्ञात। बड़े आसानी से ज्ञात कर लिया हमने, और आसान सा क्वेश्चन है ना ये कोण। क्वेश्चन आसान हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ध्यान देना इधर। दिया है क्या दिया है, ए बी समांतर है सी डी के, तथा ये वाली रेखा कितनी है, तिर्यक रेखा है ना, पी आर तिर्यक रेखा है। इतनी बातें हमें अभी तक मालूम है, क्लियर। तब कोण, ये तिर्यक रेखा है तो इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे हो गए, एकांतर कोण हो गए, है ना। तो कोण ए पी आर इज इक्वल टू कोण पी आर डी, है ना, कोण पी आर डी, ये कैसे हो गए, एकांतर हो गए। कैसे हो गए, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है इसलिए बराबर हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना। अब देखिए ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण, दो कोण मिलके बना, एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण। तो हम इस कोण को क्या लिख सकते हैं, कोण ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू प्लस कोण क्यू पी आर, कोण पी क्यू आर, क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर इज इक्वल टू कोण, इसका मान कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री, 127 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इस कोण के क्या कर दिए हमने, दो टुकड़े कर दिए,
अच्छा ए पी क्यू का मान कितना दिया, ए पी क्यू का मान 50 डिग्री दिया, तो 50 डिग्री यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लस क्यू पी आर इज इक्वल टू 127 डिग्री। अच्छा ये 50 डिग्री उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोण क्यू पी आर इज इक्वल टू 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस किया जाए तो 77 डिग्री। तो कोण क्यू पी आर इज इक्वल टू 77 डिग्री, और यही हमसे ज्ञात करना था और ज्ञात कर चुके हम। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था। Q बराबर से 1 से भी लिख देते ना हम, है ना, इसके बराबर 1 से भी मैं लिख देता हूँ, तो 1 से बराबर से क्या हो जाएगा 77 डिग्री, ये आ गया 1 से का मान, सॉरी 1 से नहीं है, ये y है ना, क्या ये y है, ये हो गया, ये इसका मान हमें पता चल गया। अब पुनः ये 1 से का मान ज्ञात करना है, तो पुनः आपको मालूम है कि ये भी समांतर है CD के, और PQ क्या कर रही है, इसको तिर्यक रेखा काट रही है, तथा PQ क्या है, इसकी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। और जब ऐसा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा कि नहीं, तब कोण कौन सा, APQ बराबर से कितना, कोण PQR। अच्छा APQ का मान कितना है 50 डिग्री, और PQR का मान कितना है 1 डिग्री, तो अतः 1 से बराबर से कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा, यही हमसे पूछा गया था। ये क्यों बराबर हो गया, क्योंकि ये एकांतर कोण है, और ये हमसे पूछा गया था। ठीक है ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए, बड़ा आसान है, मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज का लगभग सबसे आसान क्वेश्चन ये था, है ना। अब देखेंगे हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। आकृति में PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे हैं। ठीक है, दर्पण वाली बात आई तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ जनरल नॉलेज मालूम होना चाहिए। और जनरल नॉलेज क्या होता है, वैसे देखा जाए तो आप जब 10th क्लास में जब साइंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको एक चैप्टर मिलेगा पूरा, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है ना, वहाँ पर इसके गुण पता चलेंगे, लेकिन अभी तो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो जानकारी हमें ज़रूरत है उस जानकारी के बारे में अभी हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। ध्यान देना इधर, मान लिया जाए कि आपके पास में कोई समतल दर्पण है। समतल दर्पण जानते हैं क्या होता है, समतल दर्पण, आपके पास में कोई समतल दर्पण है। सपोज करें कि मेरे पास में AB कोई क्या है, एक समतल दर्पण है। क्लियर, ऐसा मान लिया। समतल दर्पण का मतलब ये होता है कि जिसमें आप जो शीशा होता है जिसमें आप रोज अपना चेहरा देखते हैं, है ना, उसकी विशेषता क्या रहती है, आप उसका शीशा निकाल के देखना तो एक तरफ क्या होता है उस पर पॉलिश किया होता है। आप देखेंगे कि एक तरफ क्या होता है इसका पॉलिश होता है, और दूसरे तरफ आप देखेंगे कि चमकीला पृष्ठ होता है जिसमें हम चेहरा देखते हैं। ठीक है ना, तो चमकीले पृष्ठ में अपना जब चेहरा देखेंगे तो अपना चेहरा पूरा एग्जैक्ट जितना बड़ा है उतना बड़ा उसमें दिखाई देता है। ठीक है, इसके क्या क्या गुण होते हैं वो सारी बातें हम बाद में समझेंगे 10th क्लास में। जो काम की बातें हैं अभी इस क्वेश्चन में जिसकी जरूरत है वो बातें हम यहाँ पर समझ लेते हैं। जो पॉलिश किया होता ना तो उसको ऐसा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, एक तरफ पॉलिश हो गया और एक तरफ क्या हो गया, चमकीला पृष्ठ हो गया। ये यदि हम ये कल्पना करें कि इस पर एक लाइन, इस प्रकार से लाइन खींचने की कल्पना करते हैं जो कि क्या हो, दर्पण पर 90 अंश का कोण बनाते हुए खड़ी हो मतलब इसको बोला जाता है अभिलंब। क्या बोला जाता है, अभिलंब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये लंबावत है ना इस दर्पण के ऊपर। ये कल्पना कर रहे हैं कि इस प्रकार से कोई एक लाइन है जिसका नाम क्या है, अभिलंब है। ठीक है, ये दर्पण पर एक कोई बिंदु है। यदि कोई प्रकाश किरण इस पर आपतित होती है ना, मान लिया जाए आपने टार्च मारा और टार्च में से तो बहुत सारी किरणें आएगी, लेकिन एक किरण की हम कल्पना करें तो इस बिंदु पर जब आपतित होती है ना तो ये वापस हो जाती है। आपने देखा भी होगा कि दर्पण पर जब हम प्रकाश टार्च मारे तो वो क्या करती है, वापस कर देता दर्पण। मतलब आपके बगल वाली दीवार में जैसे ये दर्पण है, इधर से टार्च मारा तो ऐसा तिरछा करके दीवार पर आपके प्रकाश आ जाता है ना।
तो इसके गुण होते हैं, कैसे गुण होते हैं? अगर ये मान लिया जाए कि ये अभिलंब है और ये प्रकाश किरण इस पर आपतित हो रही है तो इसको क्या बोला जाता है? आपतित किरण बोला जाता है। आपतित किरण आ रही है ना, इसलिए आपतित किरण। और ये परावर्तित हो गई इसलिए परावर्तित किरण बोला जाता है। परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण। परावर्तन हो गया इसलिए परावर्तित किरण। इधर से आ रही है इसलिए इधर की ओर तीर, इधर जा रही है इसलिए इधर की ओर तीर। और जिस बिंदु पर पड़ रही है ना दर्पण पर, इसको आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। क्लियर है? आपतन बिंदु मतलब जिस बिंदु पर वो आ रही है। अच्छा, ये वाला कोण अभिलंब के साथ में ये वाला जो कोण बनता है ना, आई मतलब इंसिडेंट एंगल बोलते हैं इसको, इंग्लिश में इंसिडेंट, इसमें लिखा भी है इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे हो गई आपतित किरण, इंग्लिश में इंसिडेंट रे बोलते हैं। और इसको रिफ्लेक्शन रे बोला जाता है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये इंसिडेंट एंगल होगा क्योंकि अभिलंब के साथ में क्या हो गया? आपतित किरण हो रही, तो आपतन ने जो कोण बनाया उसको क्या बोला जाता है? इंसिडेंट एंगल। और ये होता है रिफ्लेक्शन एंगल, इसको आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो हमेशा ये वाला कोण जो होता है वो क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। ये वाला कोण और ये वाला कोण सदैव बराबर होता है। तो इतनी जानकारी होना चाहिए आपको। ये दर्पण है, बड़ा आसान सा काम है। इस पर ये अभिलंब है, ये कोण जिस कोण से इस पर आपतित हो गई, अगर मान लिया जाए 30 अंश का कोण है तो परावर्तन के पश्चात भी अभिलंब के साथ में 30 अंश का ही कोण बनाएगी। बस इतनी बात हमें मालूम होना चाहिए। अब देखिए, अब क्वेश्चन को देखते हैं हम। आपके पास में दो दर्पण दिए हुए हैं, एक दर्पण ये है और एक दर्पण ये है। इसका चमकीला भाग इधर है और इसका भी चमकीला भाग इधर की ओर है, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। और दोनों कैसे है? समांतर रखे एक दूसरे पर। चलिए ठीक है। एक आपतित किरण ए बी, ये दर्पण ने क्या हुई है? आपतित हुई है किरण ए यहाँ पर, और परावर्तन के पश्चात इधर मुड़ गई। ये परावर्तन के पश्चात इधर मुड़ गई, ऐसा बोला भी होगा आगे। ये भी दर्पण PQ से B पर टकराती है, टकरा गई, और परावर्तन के पश्चात किरण पथ से चलकर BC पर चलकर दर्पण RS, ये देखिए BC से चलकर ये RS दर्पण पर यहाँ पर टकराई, और फिर यहाँ से फिर से ये परावर्तित हो गई इधर, ऐसा यहाँ पर बोला है, ठीक है। पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि AB और CD क्या है? समांतर है। मतलब आपको सिद्ध करना है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये क्या है? ये क्या है? समांतर है। बस ये बात सिद्ध करना है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है? समांतर है, ये सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे ये समांतर है? कैसे सिद्ध करेंगे? हमारे पास में एक तिर्यक रेखा भी तो है। ये यदि इस कोण के बराबर ये कोण अगर आपने दिखा दिया तो ये एकांतर कोण हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। ओवरऑल आपको केवल ये दिखाना है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है? बराबर है। इतनी पिक्चर बन गई दिमाग में। सिर्फ इस क्वेश्चन में ये दिखाना है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा है? बराबर है। बस इतनी बात यहाँ पर सिद्ध करना है। अब उसमें हम दिमाग लगाते हैं कि क्या किया जाए। जब इस बिंदु पर आपतित हो रही है तो यहाँ पर मैं एक अभिलंब बना देता हूँ, ठीक है। इसका नाम हम दे देता हूँ BM हो गया, और एक अभिलंब बना देता हूँ ये यहाँ पर, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया? CN हो गया, ठीक। माना कि BM दर्पण कौन सा? PQ पर तथा CN दर्पण कौन सा? RS पर क्या है? अभिलंब है। आई बात समझ में? अभिलंब का मतलब ये क्या है? 90 अंश का कोण बनाते हैं। देखना, ये दोनों समांतर थी ना, एक आपने यहाँ पर अभिलंब बना दिया, एक अभिलंब यहाँ बना दिया। अभिलंब मतलब लंबवत है ना, ये भी लंबवत है और ये भी लंबवत है, तो ये दोनों समांतर ही तो हो गए। समांतर हो गए कि नहीं हो गए? हो गए कि नहीं हो गए? समांतर ऐसा समझ लीजिए आप, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा
जब आपको मालूम है कि ये वाला 90 अंश का कोण है, ये वाला भी 90 अंश का कोण है, तो समांतर ही तो हुई है। वैसे भी हमने दो समांतर के सामने समांतर आयत जैसा बना लिया या वर्ग जैसा बना लिया, तो इसके सारे कोण तो 90 अंश के होते, तो समांतर तो हो गई। बस आप डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं इतना। जब ये समांतर हो गए, ये वाला और ये वाला समांतर होगा, तो मैं इसको ये कोण 1 मान लेता हूँ, इसको कोण 2 मान लेता हूँ, इसको कोण 3 मान लेता हूँ, इसको कोण 4 मान लेता हूँ। ठीक है, 4 कोण है ना हमारे पास में, तो मैंने ऐसे मान लिए यहाँ पर। जब ये दोनों समांतर है तब क्या हो जाएगा, तब बी एम समांतर होगा किसके, सी एन के समांतर होगा। और इसको क्या कर रही है, ये तिर्यक रेखा काट रही है, तथा कौन सी तिर्यक रेखा काट रही है, बी सी तिर्यक रेखा है, बी सी तिर्यक रेखा है। तब क्या हो जाएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। आई बात समझ में, ये और ये दो अभिलंब है और एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण तो बराबर ही होगा। ठीक, तब कोण कौन सा 2 और 3, 2 बराबर से कोण 3, और इसको मैं दे देता हूं समीकरण 1। पुनः हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, ये आपतित कोण और ये परावर्तित कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, कोण 1 बराबर से कोण 2, और इसी प्रकार से कोण 3 और कोण 4 बराबर हो गए, कोण 3 बराबर से कोण 4। क्यों बराबर हो गए, अभी हमने डिस्कशन किया ना कि कोई ये अभिलंब है, कोई प्रकाश किरण इस पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात उसी कोण से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, तो ये कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए ब्रैकेट में, क्योंकि आपतन व परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इस आधार पर आपको ये पता चल गया कि एक कोण 2 के बराबर है, 2 कोण 3 के बराबर है, और 3 कोण 4 के बराबर है। भाई एक कोण के बराबर दूसरा है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो आप बोल सकते हैं कि कोण 1 और कोण 4 बराबर है। आप क्या बोल सकते हैं, समीकरण 1, 2 व 3 से आप यहां पर बोल सकते हैं कि कोण 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 3 4 के बराबर है। तो इस आधार पर कोण 1 और 1 4 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तब कोण 1 बराबर से क्या हो जाएगा, कोण 4। ये दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। हमने क्या किया, समीकरण 1 2 और 3 की हेल्प ले ली। सिंपल सी बात है, 1 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, 3 4 के बराबर, तो सारे बराबर हो गए फिर तो, है ना, सारे क्या हो गए, बराबर हो गए। तो समीकरण 1 और 4 को क्या कर देते, हम जोड़ देते। समीकरण 1 व 4 को जोड़ने पर और दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ जाएगा। देखिए कोण 2 बराबर से क्या है, कोण 3 है, समीकरण 1, और समीकरण 4 क्या है, कोण 1 प्लस कोण 4। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के जोड़ दिया, 1 और 2, और 3 और 4 को साथ में जोड़ दिया। अब देखना, कोण 1 और कोण 2 को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या मिला आपके पास में, कोण ABC, कोण ABC बराबर से ये वाला कोण मिला ना, और 3 और 4 को अगर जोड़ दिया जाए तो ये वाला कोण मिल गया। कौन सा कोण मिला, BCD, कोण BCD। देखिए कैसी बात हो गई है, एक लाइन ये और ये क्या है, इसकी तिर्यक रेखा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, तो ये दोनों रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। तो हम यहाँ
ये क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। अतः क्या हो जाएगा, अतः क्या हो जाएगा, रेखा कौन सी, ए बी समांतर होगा किसके, सी डी के। और यही हमें सिद्ध करना था। देखिए थोड़ा सा बड़ा जरूर लग रहा होगा, उलझन वाला लग रहा है, बिल्कुल सबसे आसान क्वेश्चन है ये। कैसे आसान है, एक बार देखना कितना आसान क्वेश्चन ये है। इस पर अभी हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, ध्यान देना इधर। आपको ये मालूम है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण पर टकराती है तो अभिलंब के साथ में जिस अंश का कोण बनाती है, जितने डिग्री का कोण बनाती है, उतनी डिग्री से क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। फिर से और एक बार, जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण पर आपतित बिंदु पर टकराती है तो परावर्तन के पश्चात अभिलंब के साथ समान कोण बनाती है, यानी कि कोण 1 और कोण 2 कैसे हो गए, बराबर हो गए। सेम यहाँ पर ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, तो अभिलंब के साथ में ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, 3 और 4 बराबर होगा। ये दर्पण की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है ना। चलिए, आपने बोल दिया कि 1 बराबर से 2 और 3 बराबर से 4, ये यहाँ पर बोला है 1 बराबर से 2, 3 बराबर से 4। आपने यहाँ पर ये बोला था कि ये और ये क्या है, समांतर है, और ये इसकी ये तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण होगा, तो ये दोनों भी कैसे हो गए, बराबर हो गए। ये हो गया। अब आपको पता चल गया कि 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, सारे कोण बराबर ही है। इसका मतलब 1 और 4 क्या है, बराबर है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिए, 4 को जोड़ दिया, तो 1 और 2 को जोड़ देंगे तो 3 और 4 के बराबर हो जाएगा। 1 और दोनों को मिला के ये वाला कोण बन रहा, और 3 और 4 को मिला के ये वाला कोण बन रहा, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है। जब दोनों कोण बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, तो ये दोनों कैसे हो गए, क्योंकि ये एकांतर है तो ये कैसे हो गए, समांतर हो गए। यही हमें सिद्ध करना था, और इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये अंतिम क्वेश्चन था। अब देखेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज।